कहानी के शुरुआत में ही हम शॉन और हैंक को देखते हैं। वो दोनों एक आइलैंड पर जाने के लिए सबसे पहले एक बोट कैप्टन को उस आइलैंड पर ले जाने के लिए राजी करना चाहते हैं, लेकिन वो आदमी मैप की लोकेशन देखते ही बोल देता है कि इस जगह पर जाने का मतलब है साक्षात यमदूत के पास जाना, क्योंकि समुद्र के इस सबसे भयानक हिस्से में बड़े बड़े चक्रवात चलते रहते हैं, इसलिए इस जगह को जहाजों का कब्रिस्तान कहा जाता है। यहाँ तक कि शॉन उसे $1000 ऑफर करता है, फिर भी वो राजी नहीं होता। ठीक तभी $1000 की बात सुनकर पास से एक आदमी आकर बताता है कि उसका नाम कैप्टन गबातो है। वो खुद को पालाऊ का सबसे बेस्ट कैप्टन क्लेम करता है और बोलता है कि इस जगह पर सिर्फ वही उन्हें ले जा सकता है। ये बात सुनकर हैंक और शॉन खुश होकर उसके पीछे पीछे जाते हैं और एक बहुत बड़ा यॉट देखते हैं। यॉट देखकर उन्हें लगता है कि शायद यही गबातो का जहाज है, लेकिन जब वो पास में खड़े एक टूटे फूटे हेलीकॉप्टर की तरफ इशारा करता है तो हैंक और शॉन दोनों के होश उड़ जाते हैं। तभी गबातो की आवाज सुनकर हेलीकॉप्टर के अंदर से उसकी बेटी कालाइनी बाहर आती है, जिसे देखकर शॉन पूरी तरह क्रश खा जाता है। पहले तो इस हेलीकॉप्टर को देखकर वो नाक भौं सिकोड़ रहा था, लेकिन अब वो कालाइनी को आइलैंड की लोकेशन दिखाकर उन्हें वहां ले जाने के लिए कहता है। पर पहले वाले बोट कैप्टन की तरह ही वो भी बताती है कि ये जगह बहुत डेंजरस है। तब गबातो उसे एक तरफ ले जाकर कहता है कि ये लोग $1000 देने को तैयार हैं, जो उसकी ट्यूशन फीस के काम आएगा। कालाइनी तब शॉन से कहती है कि उसे $2000 चाहिए और अगर वो लोग ज्यादा बहस करेंगे तो बात 3000 पर जाकर रुकेगी। आखिरकार हैंक और शॉन राजी हो जाते हैं और उसी टूटे फूटे हेलीकॉप्टर से उनकी जर्नी शुरू होती है। इस हेलीकॉप्टर को देखकर ही लगता है कि ये किसी भी पल क्रैश हो जाएगा, लेकिन फिर भी गबातो जैसे तैसे उसे आइलैंड की लोकेशन की तरफ ले जाना चाहता है। तभी अचानक उनके सामने एक भयानक चक्रवात शुरू हो जाता है। तूफान की हालत देखकर सब पैनिक करने लगते हैं, लेकिन शॉन उनसे कहता है कि हेलीकॉप्टर को ठीक चक्रवात के बीच में ले जाना होगा, क्योंकि वहीं पर वो रहस्यमयी आइलैंड है। पर नॉर्मली कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता और हैंक हेलीकॉप्टर को वापस मोड़ने के लिए कहता है। तभी गबातो बताता है कि इस हेलीकॉप्टर को वो नहीं चला रहा है, बल्कि हेलीकॉप्टर अब उन्हें चला रहा है, यानी हेलीकॉप्टर का कंट्रोल अब उसके हाथ में नहीं है, क्योंकि तूफान की वजह से हेलीकॉप्टर के कई हिस्से टूट चुके हैं। देखते ही देखते उस तेज तूफान में हेलीकॉप्टर का रोटर टूट जाता है और वो चरखी की तरह गोल गोल घूमते हुए नीचे गिरने लगता है। आखिरकार वो जमीन पर क्रैश हो जाता है और सबको आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, लेकिन रेत से भरे एक बीच पर क्रैश होने की वजह से वो सब बच जाते हैं और सब देखते हैं कि कुछ दूरी पर जंगलों से घिरा हुआ एक आइलैंड दिखाई दे रहा है। शायद यही वो रहस्यमयी आइलैंड है। हैंक सबको अपनी जरूरी चीजें समेटने के लिए कहता है। शॉन को अचानक बीच के एक तरफ एक गुफा दिखाई देती है। उस अंधेरी गुफा के रास्ते से वो बाहर आते हैं और तभी उनके सामने एक अजीब नजारा होता है। पूरा आइलैंड देखने में किसी इमेजिनरी हेवन जैसा लग रहा था। हवा में लिटरली जायंट साइज की तितलियां उड़ रही थीं और कुछ ही दूरी पर एक विशाल ज्वालामुखी था। इसके बाद उन्हें वहां छोटे साइज के हाथी भी दिखाई देते हैं। अब इस बात में कोई शक नहीं रह जाता कि यही वो मिस्टीरियस आइलैंड है। अचानक दूर से धुआं उठता देखकर शॉन सोचता है कि शायद वही उसके दादाजी का कैंपिंग साइट है, इसलिए वो उस तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन कालाइनी तुरंत अपने पिता को लेकर बीच पर वापस जाना चाहती है। तब शॉन कहता है कि इस हरिकेन में उन्हें रेस्क्यू करने के लिए कोई जहाज या प्लेन नहीं आएगा। हैंक भी उसकी बात से एग्री करता है और कहता है कि इससे बेहतर है कि अगर शॉन के दादाजी मिल जाएं तो उनके रेडियो के जरिए कहीं मैसेज भेजकर इस आइलैंड से निकलने का इंतजाम किया जा सकता है। इसलिए अब सब उस धुएं की तरफ पैदल चलना शुरू कर देते हैं। वैसे ही वो लोग अजीब से पत्थरों के ऊपर से चलते जा रहे होते हैं कि अचानक गबातो का पैर एक पत्थर के अंदर थोड़ा सा ढंस जाता है। वहां का चिपचिपा हिस्सा देखकर हैंक समझ जाता है कि ये असल में पत्थर नहीं है, बल्कि किसी जानवर के अंडे हैं। अब अंडे ही अगर इतने जायंट साइज के हैं तो वो जानवर कितना बड़ा होगा। दिमाग में ये सवाल घूम ही रहा होता है कि तभी उन्हें इसका जवाब भी मिल जाता है। थोड़ी ही दूरी से एक दहाड़ सुनाई देती है और उन्हें एक भयानक गिरगिट दिखाई देता है। इस जायंट साइज के गिरगिट को देखकर लिटरली वो किसी ड्रैगन जैसा लग रहा था। हैंक सबको लेकर बहुत सावधानी से आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन अचानक गबातो एक अंडे का छिलका तोड़कर उसके अंदर गिर जाता है। अंदर मौजूद चिपचिपा लिक्विड पूरे बदन पर लपेटे हुए वो अंडे से बाहर आता है और उसके साथ ही बाहर आता है गिरगिट का बच्चा। उस बच्चे और गबातो की चीख सुनकर बड़ा गिरगिट उनकी मौजूदगी को भांप लेता है। अब ये जायंट जानवर उनका पीछा करना शुरू कर देता है और सब अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागने लगते हैं। जैसे तैसे इसके चंगुल से बचकर हैंक और शॉन जंगल के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन गबातो और कालाइनी उस गिरगिट के ठीक सामने आ जाते हैं। तभी शॉन उसका ध्यान अपनी तरफ खींचता है तो गिरगिट उन्हें छोड़कर शॉन और हैंक के पीछे पड़ जाता है। शॉन जान लगाकर दौड़ते हुए किसी तरह हैंक के पास पहुंच जाता है। अब वो चारों सीधे उस गिरगिट के आमने सामने आ जाते हैं। हैंक तब उसे डराने के लिए मशाल जलाने की कोशिश करता है, पर गिरगिट उस मशाल को ही
चबा जाता है। फिर हैंक के पास और कोई रास्ता नहीं बचता और वो सीधे उसके नाक पर एक जोरदार घूंसा मार देता है, लेकिन इससे उसका और भी खूंखार रूप बाहर आ जाता है। इसके बाद वो सीधे उन्हें निगलने ही वाला होता है कि अचानक दूर से कोई सीटी बजाने लगता है। वो आवाज सुनकर गिरगिट थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर वो अनजान आदमी ऊपर से रस्सी से बंधे हुए पेड़ों को छोड़कर गिरगिट पर बार बार हमला करता है। आखिर में वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। इसके तुरंत बाद शॉन को पास के ही एक पेड़ के ऊपर अपने दादाजी अलेक्जेंडर दिखाई देते हैं। सिर पर हैट पहने हुए उस बुजुर्ग अलेक्जेंडर का लुक काफी अजीब लग रहा था। उनकी वजह से सबकी जान बच जाने के बाद शॉन उन्हें गले लगा लेता है। सबको समझ आ जाता है कि अलेक्जेंडर इस आइलैंड पर काफी लंबे समय से रह रहे हैं। हैंक उनसे इंट्रोड्यूस होने के बाद कहता है कि उन्हें इस आइलैंड से जल्द बाहर निकलना होगा। अलेक्जेंडर बताते हैं कि कुछ ही देर में यहाँ रात होने वाली है और तब ये आइलैंड और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, इसलिए उन्हें आज की रात यहीं बितानी चाहिए। उनकी बात मानकर सब उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। इसके बाद अलेक्जेंडर सबको अपना खुद का बनाया हुआ घर दिखाते हैं। आइलैंड के पेड़ पौधों और बोट से लाए गए कुछ सामानों का इस्तेमाल करके उन्होंने एक कमाल का घर बनाया था। यहाँ तक कि घर की लाइटें भी असल में बक्सों के अंदर जायंट साइज के जुगनुओं को रखकर बनाई गई थी, मतलब बिल्कुल एडवेंचर लेवल का घर। यहाँ तक कि उनका रेडियो भी उन्होंने खुद ही तैयार किया था। हालांकि रेडियो से मैसेज भेजने के लिए आसमान में मौजूद सैटेलाइट को इस आइलैंड के ऊपर आना होगा और वो सैटेलाइट ऐसी पोजीशन में अब से 6 हफ्ते बाद ही आएगा। इसका मतलब उन्हें पूरे 6 हफ्ते यहीं फंसे रहना होगा। ये बात सुनते ही हैंक और कालाइनी बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। वैसे भी शॉन का सौतेला बाप होने की वजह से अलेक्जेंडर हैंक के साथ काफी रूखा बर्ताव कर रहे होते हैं। खैर, वो सबको प्रॉमिस करते हैं कि अगली सुबह वो उन्हें एक ऐसी चीज दिखाएंगे जिसे देखकर सब हैरान रह जाएंगे। इसी तरह रात बिताने के बाद अलेक्जेंडर अपने वादे के मुताबिक ठीक अगले दिन सुबह सबको आइलैंड के पास एक जगह पर लेकर जाता है। उस तरफ जैसे ही सबकी नजर पड़ती है, उनके होश उड़ जाते हैं। वहाँ पर कहानियों में सुनी जाने वाली वो खोई हुई नगरी अटलांटिस थी, जिसके बारे में जूल्स वर्न ने अपनी किताब में लिखा था। बहुत समय पहले इंसानों ने यहाँ इस अनोखे शहर को बसाया था। पुराने जमाने के आर्किटेक्चर से बने इन महलों और आलीशान घरों को देखकर कोई भी हैरान रह जाए। लेकिन हैंक का सवाल ये था कि अटलांटिस को तो समुद्र के नीचे होना चाहिए था, पर यह तो आइलैंड के ऊपर दिखाई दे रहा है। तब अलेक्जेंडर बताता है कि यह आइलैंड हर 70 साल बाद समुद्र के नीचे चला जाता है और फिर 70 साल पानी के नीचे रहने के बाद दोबारा ऊपर आ जाता है। आइलैंड के पास मौजूद ज्वालामुखी की वजह से ही ऐसा होता है। वो सब मिलकर तब अटलांटिस को घूम घूम कर देखने लगते हैं। अचानक हैंक नोटिस करता है कि आइलैंड में बनी छोटी छोटी दरारों के रास्ते समुद्र का खारा पानी अंदर आ रहा है। इसका मतलब इस आइलैंड के पानी में डूबने का वक्त अब करीब आ चुका है। लेकिन अलेक्जेंडर कहता है कि उसके कैलकुलेशन के हिसाब से इस आइलैंड को अभी और 14 साल पानी के ऊपर रहना चाहिए था। तब हैंक बताता है कि उसके नेवी के एक्सपीरियंस के मुताबिक यहाँ जैसी दरारें और पानी दिख रहा है, उससे 2 से 3 दिनों के भीतर ही यह पूरी जगह पानी में समा जाएगी। पर इतने कम समय में वो लोग आइलैंड से बाहर निकलेंगे कैसे? तभी शॉन एक बेहतरीन आइडिया देता है। वो बताता है कि अगर वो लोग नॉटिलस सबमरीन को ढूंढ निकालें तो इस चक्रवात के दौरान पानी के नीचे से होते हुए आइलैंड से बाहर निकलना मुमकिन है। इस पुराने जमाने की सबमरीन का जिक्र जूल्स वर्न की किताब में भी है। कैप्टन नेमो नाम के एक एडवेंचरर इसी सबमरीन से यहाँ आए थे और यहाँ की एक गुफा में ही उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी। अलेक्जेंडर बताता है कि सबमरीन का पता लगाने के लिए उन्हें कैप्टन नेमो की गुफा से उनका पुराना जर्नल लेकर आना होगा। उस गुफा का रास्ता बहुत ज्यादा संकरा होने की वजह से अलेक्जेंडर आज तक उसके अंदर नहीं जा पाया था। तब कालाइनी उस गुफा के अंदर जाने के लिए तैयार होती है। फिर लताओं और रस्सियों के सहारे वो उस संकरी पत्थरीली गुफा के अंदर उतर जाती है। अजीब और डरावने माहौल वाली इस गुफा में चारों तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। उन्हीं के बीच एक कुर्सी पर खुद कैप्टन नेमो बैठे हुए थे, जिनके हाथ में वो जर्नल था। शायद इसी कुर्सी पर बैठे बैठे उन्होंने दम तोड़ा था। इतने सालों तक गुफा के बंद माहौल में रहने की वजह से उनकी बॉडी एक मम्मी में बदल चुकी थी। तभी जैसे ही कालाइनी उनके हाथ से वो जर्नल खींचती है, वहाँ से एक बहुत बड़ा कनखजूरा निकल आता है। वो डर के मारे उस कनखजूरे को झटक कर दूर फेंक देती है, पर तभी अचानक ऊपर से एक जोरदार आवाज होती है। अगले ही पल पूरी गुफा ताश के पत्तों की तरह ढहने लगती है। कालाइनी अपनी जान बचाकर तेजी से दौड़ती है और किसी तरह जर्नल लेकर ऊपर आने में कामयाब हो जाती है। जब उसे ऊपर खींचा जा रहा होता है तो वो सीधे शॉन के ऊपर जाकर गिरती है और शॉन को इस बात से थोड़ी खुशी ही होती है। कैप्टन नेमो के जर्नल से पता चलता है कि नॉटिलस सबमरीन आइलैंड के दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर रखी हुई है। वहां जाने के 2 रास्ते हैं। अगर कोई सेफली जाना चाहता है तो उसे आइलैंड के चारों
तरफ किनारे से घूमकर जाना होगा, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। इसके बजाय अगर आइलैंड के बीचों बीच से जाया जाए तो बहुत कम समय लगेगा। हालांकि इस रास्ते में कई ढलान वाले पहाड़दज और खूंखार जीव जंतु मौजूद हैं, फिर भी समय की कमी की वजह से सब दूसरे रास्ते को ही चुनते हैं। चलते चलते वो लोग ढलान वाले पहाड़ों के रास्तों से धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उन्हें कई अनोखे पेड़ और जायंट साइज के कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं। कुछ दूर जाने के बाद अचानक ऊपर से बारिश की तरह कुछ गिरता हुआ देखकर वो हैरान रह जाते हैं। जब वो उसे हाथ में लेकर देखते हैं तो पता चलता है कि वो असली सोने के टुकड़े थे, यानी दूर मौजूद ज्वालामुखी से लावे के रूप में लिटरली सोना उड़कर आ रहा था। यह देखकर शॉन एक्साइटेड हो जाता है और उस ज्वालामुखी की तरफ जाना चाहता है, लेकिन हैंक उसे जाने नहीं देता क्योंकि इस वक्त उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तब अलेक्जेंडर उससे कहता है कि शॉन को रोकने का हक उसका नहीं है क्योंकि वो उसका सगा बाप नहीं है। हैंक तब जवाब देता है कि वो उसका लीगल गार्जियन है और शॉन के प्रति उसकी एक जिम्मेदारी है जो शायद अलेक्जेंडर की कभी नहीं थी। इसी बात पर उनके बीच एक छोटी सी बहस हो जाती है। ये सब देखकर शॉन हैंक से चिढ़ जाता है और आगे की तरफ बढ़ जाता है। हालांकि तब कालाइनी उसे समझाती है कि पेरेंट्स उनकी सेफ्टी के लिए ही कई बार ऐसे फैसले लेते हैं जो उन्हें पसंद नहीं आते, पर वो उनके भले के लिए ही होते हैं। इसी तरह बातें करते करते वो फिर से चलने लगते हैं, लेकिन आइलैंड के आखिरी हिस्से में एक बहुत बड़ी ढलान थी और उसके बीच में गहरे गड्ढे थे। इस रास्ते को पैदल पार करना किसी भी तरह मुमकिन नहीं था। तभी अलेक्जेंडर एक ऐसा काम कर बैठता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो एक जायंट साइज की मधुमक्खी की पीठ पर बैठ जाता है और कहता है कि यही हमें आइलैंड के दूसरी तरफ पहुंचाएंगी। विशाल साइज के होने के बावजूद ये काफी शांत होती हैं और इन्हें आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। उसे देखकर शॉन भी एक दूसरी मधुमक्खी की पीठ पर सवार हो जाता है। फिर कालाइनी भी उसके साथ बैठ जाती है। वहीं हैंक और गबातो एक और मधुमक्खी की पीठ पर बैठ जाते हैं। इसके बाद उनकी मदद से वो आसानी से उड़ते हुए पहाड़ों को पार करके आगे बढ़ने लगते हैं। उड़ते वक्त नीचे का नजारा देखने में किसी जादुई स्वर्ग जैसा लग रहा था, लेकिन इसी बीच अचानक गबातो के चेहरे पर सफेद रंग की कोई चीज आकर गिरती है। हाथ से छूकर उसे एहसास होता है कि ये असल में किसी पक्षी की बीट है। फिर जैसे ही वो ऊपर की तरफ देखते हैं उन्हें एक जायंट साइज की चिड़िया दिखाई देती है। उस चिड़िया का इरादा मधुमक्खियों के साथ साथ उन्हें भी अपना निवाला बनाने का था। हालात बिगड़ते देख वो तुरंत अपनी मधुमक्खियों को गाइड करके जंगल के अंदर ले जाते हैं। उनके पीछे पीछे कई सारी चिड़ियाओं एक साथ मिलकर उनका पीछा करने लगती हैं। पेड़ों के बीच से खतरनाक तरीके से उड़ते हुए वो किसी तरह उन चिड़ियों से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह चेज लगातार जारी रहता है। तब हैंक अलेक्जेंडर को एक बेहतरीन तरकीब सिखाता है। वो दोनों मधुमक्खियों को एक दूसरे के आमने सामने गाइड करते हैं, जिससे चिड़ियाओं भी उनके पीछे पीछे आमने सामने आने लगती हैं। बिल्कुल आखिरी पल में वो एक गजब की टेक्निक लगाकर अपनी मधुमक्खियों को दोनों तरफ हटा लेते हैं, जिसकी वजह से दो चिड़ियां आपस में ही टकरा जाती हैं और वहीं दम तोड़ देती हैं। लेकिन बाकी चिड़ियाओं अब भी शॉन और कालाइनी का पीछा कर रही थीं। अचानक एक चिड़िया के झपट्टे से अपना बैलेंस खोने की वजह से कालाइनी मधुमक्खी की पीठ से फिसल जाती है। पल भर के लिए जब वो नीचे गिरने लगती है तो सबको लगता है कि अब उसका बचना नामुमकिन है, लेकिन नीचे गिरने से ठीक पहले बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर शॉन आकर उसे कैच कर लेता है। अपनी जान बचते देख कालाइनी अब शॉन से पूरी तरह इम्प्रेस हो जाती है। हैंक और अलेक्जेंडर मधुमक्खी की पीठ से उतर जाते हैं और शॉन भी कालाइनी को नीचे उतार देता है, लेकिन शॉन खुद नीचे नहीं उतरता क्योंकि उसके दिमाग में एक दूसरा आइडिया चल रहा था। वो मधुमक्खी की पीठ पर बैठकर फिर से तेजी से आगे की तरफ उड़ता है तो बची हुई चिड़िया भी उसके पीछे लग जाती है। अब वो हैंक वाली ही टेक्निक का इस्तेमाल करके उस चिड़िया को एक विशाल मकड़ी के जाले में फंसा देता है, लेकिन अगले ही पल मधुमक्खी की पीठ से गिरने की वजह से शॉन के पैर के टखने में मोच आ जाती है। हैंक वहीं पर उसका फर्स्ट एड करना चाहता है, लेकिन अलेक्जेंडर बताता है कि आइलैंड का यह हिस्सा और भी ज्यादा खतरनाक है। तब वो सब शॉन को कंधे का सहारा देकर आइलैंड के दूसरी तरफ ले जाते हैं। वहां पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है, इसलिए वो सब वहीं रुकने का फैसला करते हैं। हैंक और अलेक्जेंडर मिलकर शॉन के मोच आए पैर का इलाज करते हैं। अलेक्जेंडर तब हैंक से एक गाना गाने के लिए कहता है क्योंकि म्यूजिक एक नेचुरल पेन किलर होता है। हैंक तब गबातो का छोटा सा गिटार लेता है और खुद के बनाए हुए लिरिक्स के साथ एक शानदार गाना गाता है। अलेक्जेंडर भी इस गाने को सुनकर इम्प्रेस हो जाता है। हैंक बताता है कि यह गाना उसने बचपन में अपने पिता से सुना था, लेकिन जब वो सिर्फ 8 साल का था तब उसके पिता उसे छोड़कर चले गए थे। खैर, वो सब वहीं पर रात बिताने की तैयारी करते हैं। रात को सोने से पहले गबातो अपनी बेटी से पूछता है कि क्या वो शॉन को पसंद करती है। जवाब में कालाइनी कहती है कि अगर वो उसे पसंद कर भी ले तो भी उनके बीच कुछ होना पॉसिबल नहीं है
क्योंकि शॉन इस एडवेंचर के खत्म होते ही यहाँ से लौट जाएगा और फिर से कॉलेज की पढ़ाई शुरू कर देगा, जबकि कालाइनी अपने छोटे से आइलैंड पालाऊ वापस चली जाएगी। गबातो तब कहता है कि वो भी उसे कॉलेज में पढ़ाना चाहता है और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। इसी तरह बातचीत के बाद रात को सब सो जाते हैं। अगली सुबह उठते ही शॉन को अपने बिल्कुल पास पानी दिखाई देता है। वो तुरंत हैंक और अलेक्जेंडर को जगाता है। ये मंजर देखकर हैंक समझ जाता है कि उसके अंदाजे से भी बहुत पहले यह आइलैंड पानी में डूबने जा रहा है। शायद अब उनके पास सिर्फ कुछ ही घंटों का वक्त बचा है। उन्हें तुरंत नॉटिलस सबमरीन की तरफ निकलना होगा। लेकिन तभी उन्हें आसपास कहीं भी गबातो दिखाई नहीं देता। कोई समझ नहीं पा रहा था कि वो कहाँ गया है, पर कालाइनी को अच्छे से अंदाजा हो जाता है कि उसके पिता कहाँ गए हैं। पिछली रात गबातो ने वादा किया था कि वो उसे कॉलेज में पढ़ाने के लिए कुछ भी करेगा, इसलिए वो शायद उस गोल्ड माउंटेन पर सोना लेने गया है। जब कालाइनी अपने पिता को वापस लाने के लिए जाने लगती है तो शॉन भी उसके साथ जाना चाहता है, लेकिन हैंक और अलेक्जेंडर दोनों उसे मना कर देते हैं क्योंकि गोल्ड माउंटेन यहाँ से पूरे 4 मील की दूरी पर था। मोच आए पैर के साथ इतनी दूर जाना किसी भी तरह मुमकिन नहीं था। तब अलेक्जेंडर खुद कालाइनी के साथ जाने का फैसला करता है और किनारे के पास दोबारा एक साथ मिलने की बात कहता है। वो कालाइनी को लेकर निकल पड़ता है और इधर हैंक और शॉन नॉटिलस सबमरीन की तरफ बढ़ जाते हैं। इधर गबातो तब तक गोल्ड माउंटेन पर पहुंच चुका होता है। पहाड़ के पास जाकर जैसे ही वो नीचे उतरने की कोशिश करता है, वो लड़खड़ा कर नीचे गिर जाता है। ठीक तभी उसे सोने का एक बड़ा टुकड़ा दिखाई देता है और वो उसे उठाने की बहुत कोशिश करने लगता है, लेकिन काफी ताकत लगाने के बाद भी वो कामयाब नहीं हो पाता। जब उसे कामयाबी नहीं मिलती तो वो आसपास की मिट्टी खोदना शुरू कर देता है। इस तरह खुदाई करते करते वो सोने की एक विशाल चट्टान ढूंढ निकालता है। वो अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर उस चट्टान को हिलाने की कोशिश करता है, पर वो 1 इंच भी नहीं हिलती। ठीक उसी वक्त वहाँ कालाइनी आकर हाजिर हो जाती है। वो अपने पिता से कहती है कि उसके लिए उन्हें इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। वो दोनों मिलकर आगे की पढ़ाई के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। इस तरह गबातो को समझाने के बाद वो दोनों अलेक्जेंडर के साथ मिलकर किनारे की तरफ रवाना होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ दूर पैदल चलने के बाद ही वो लोग रास्ता भटक जाते हैं। बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से अलेक्जेंडर का कंपास अब काम नहीं कर रहा था। जब तक यह समझ नहीं आएगा कि साउथ दिशा किस तरफ है, तब तक वो लोग किनारे की तरफ नहीं जा सकते। इस सिचुएशन में अलेक्जेंडर के दिमाग में एक और बेहतरीन आइडिया आता है। उन्हें इस वक्त एक मकद्दी के जाले की जरूरत थी, क्योंकि मकड़ियां हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके ही अपना जाला बुनती हैं। ठीक उसी पल कालाइनी ऊपर की तरफ इशारा करके सबको एक जायंट साइज की मकद्दी और उसका जाला दिखाती है। इस विशाल मकद्दी को देखकर डर के मारे उनके पैर जम जाते हैं। इसके बाद वो लोग जाले के अपोजिट डायरेक्शन में तेजी से चलना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ शॉन और हैंक तब तक अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके होते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें आसपास कोई गुफा दिखाई नहीं देती। पहले तो उन्हें लगता है कि शायद मैप में कोई गलत डायरेक्शन दी गई है, पर अगले ही पल हैंक समझ जाता है कि गुफा असल में उनके पैरों के नीचे समुद्र के पानी में डूब चुकी है। इसलिए नॉटिलस सबमरीन को वहां से बाहर निकालने के लिए उन्हें डाइव लगाकर गुफा के अंदर पहुंचना होगा, पर इस वक्त उनके पास डाइविंग का कोई इक्विपमेंट नहीं था। हैंक अब अपनी नेवी की तकनीक का इस्तेमाल करके 2 जुगाड़ू स्कूबा टैंक तैयार करता है और उनमें हवा भर लेता है। पानी के नीचे सांस रोकते रोकते जब दम खत्म होने लगे, तब इस टैंक से सांस ली जा सकती थी। उन्हीं टैंक्स को लेकर शॉन और हैंक समुद्र में कूद जाते हैं। इसके बाद गुफा के अंदर डाइव लगाते ही उन्हें वो मशहूर सबमरीन नॉटिलस मिल जाती है। एक पल की भी देरी किए बिना वो ऊपर जाकर उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन सदियों पुराना और जंग लगा होने के कारण वो दरवाजा किसी भी तरह नहीं खुल रहा था। तभी एक विशाल इलेक्ट्रिक फिश उनके ऊपर मंडराने लगती है। इस खतरनाक मछली का एक भी इलेक्ट्रिक शॉक अगर उन्हें लगा तो वो तुरंत अपनी जान गंवा बैठेंगे। किसी तरह उस मछली से बचते हुए वो अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाते हैं। सबमरीन के अंदर घुसकर आखिरकार वो चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर अभी तक पानी नहीं भरा था। अब बारी थी इस 100 साल पुरानी सबमरीन को स्टार्ट करने की। जूल्स वर्न की किताब पढ़कर हैंक ने जान लिया था कि इस सबमरीन का पावर स्विच कहाँ है। जैसे ही वो उसे दबाता है, सबमरीन के चारों तरफ लाइटें जल उठती हैं, लेकिन अगले ही सेकंड वो फिर से बंद हो जाती हैं। वो दोनों समझ जाते हैं कि 100 साल से यहाँ पड़े रहने की वजह से सबमरीन का इंजन पूरी तरह डेड हो चुका है। इसे अब मैन्युअली बिजली देकर ही स्टार्ट करना होगा, लेकिन उसके लिए बिजली का कोई बहुत बड़ा सोर्स चाहिए। तभी उन दोनों के दिमाग में जो आइडिया आता है वो सच में कमाल का था। सबमरीन के ऊपर घूम रही उस विशाल इलेक्ट्रिक ईएल मछली से ही वो करंट सप्लाई लेने का प्लान बनाते हैं, लेकिन उसके लिए पहले उस मछली को काबू में करना होगा। इस काम के लिए हैंक इंजन के तारों के साथ एक भाला बांधकर मछली को फंसाने के लिए रेडी हो जाता है। ऊपर पानी में जाने से पहले शॉन उससे कहता है कि वो
वो हर हाल में सही सलामत वापस आए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी से कोई और इंसान दूर चला जाए। हैंक भी उसे वादा करता है कि वो उसे यहाँ से सेफली घर वापस लेकर जाएगा। ये बात बोलते हुए वो अपने सिर पर स्कूबा हेलमेट पहनता है और इलेक्ट्रिक ईल का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। शॉन उस मछली की तरफ टॉर्च मारकर उसे रोशनी की तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। कई बार फेल होने के बाद आखिरकार मछली बिल्कुल सही निशाने पर आती है और मौका मिलते ही हैंक अपना भाला सीधे उस मछली के मुंह के अंदर डाल देता है। इसके साथ ही हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई मिलते ही नॉटिलस का इंजन पल भर में चालू हो जाता है। सबमरीन में हर तरफ लाइटें जल उठती हैं और शॉन खुशी से उछल पड़ता है। दूसरी तरफ अलेक्जेंडर, गबातो और कालाइनी जब तक किनारे पर पहुंचते हैं, वहां भयानक तूफान और बारिश शुरू हो जाती है। दूर मौजूद ज्वालामुखी से भी लगातार आग के गोले बाहर आ रहे होते हैं, लेकिन आसपास कहीं भी सबमरीन ना देखकर वो लोग निराश हो जाते हैं। ऊपर से उनके पैरों के नीचे की जमीन एक के बाद एक आ रहे भूकंप के झटकों से थर थर कांपने लगती है। अचानक एक तेज भूकंप की वजह से उनके पैरों के नीचे की चट्टानें टूट टूट कर बिखर जाती हैं। वो तीनों सिर्फ एक छोटे से पत्थर के टुकड़े पर खड़े रह जाते हैं। जब वो हिस्सा भी ढह जाता है तो तीनों पानी में गिर जाते हैं और डूबने से बचने के लिए तैरने लगते हैं। जीने की उम्मीद वो लगभग छोड़ ही चुके होते हैं। ठीक तभी उनके सामने नॉटिलस सबमरीन आकर खड़ी हो जाती है। शॉन और हैंक सही वक्त पर सबमरीन का दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर खींच लेते हैं और सब मिलकर राहत की सांस लेते हैं, लेकिन उनका खतरा अभी टला नहीं था। भूकंप की वजह से टूटकर गिर रही चट्टानों से बचकर आगे निकलना बेहद मुश्किल हो रहा था। कई बड़े टुकड़े सबमरीन से आकर टकराते हैं, जिससे सब बुरी तरह डर जाते हैं। इसके बाद उन्हें अपने ठीक सामने एक बहुत बड़ी चट्टान दिखाई देती है। अगर सबमरीन इस चट्टान से टकराई तो उन सब का खेल खत्म होना बिल्कुल तय था। हैंक तब गबातो के हाथ में सबमरीन का कंट्रोल सौंपता है और खुद तेजी से फायरिंग गन में एक बड़ा टॉर्पीडो फिट करने के लिए दौड़ता है। सही समय पर टॉर्पीडो सेट करने के बाद वो शॉन से स्विच दबाकर फायर करने के लिए कहता है। शॉन जैसे ही स्विच दबाता है, टॉर्पीडो सीधे उस चट्टान से जा टकराता है और धमाके के साथ उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद सबमरीन उसके बीच से आसानी से बाहर निकल आती है। अब उनके सामने आगे कोई खतरा नहीं बचा था। सबमरीन को ऑटोमेटिक क्रूज कंट्रोल पर डालकर वो सब अपनी जान बचने का जश्न मनाने लगते हैं। इस खतरनाक एडवेंचर से सही सलामत लौटने के लिए हर कोई एक दूसरे को बधाई देता है। कालाइनी भी शॉन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी, इसलिए अब उन दोनों के बीच एक नया रिश्ता शुरू हो जाता है। आखिरकार सब सुरक्षित वापस लौट आते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें 6 साल बाद का नजारा दिखाया जाता है, जहाँ कालाइनी अब शॉन और हैंक की फैमिली का हिस्सा बन चुकी है और यहाँ आकर उसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। इधर नॉटिलस सबमरीन के साथ वापस लौटने के बाद गबातो अब एक बहुत फेमस इंसान बन चुका है। उस पुरानी सबमरीन को लेकर उसने एक शानदार टूरिस्ट बिजनेस शुरू कर दिया है और अब वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। दूसरी तरफ हैंक और शॉन भी एक दूसरे के काफी करीब आ चुके हैं। शॉन के बर्थडे पर जब सब पार्टी के लिए तैयार हो रहे होते हैं, ठीक तभी अलेक्जेंडर वहां पहुंचकर सबको सरप्राइज देता है। इस बार वो गिफ्ट के तौर पर शॉन के हाथ में जूल्स वर्न की लिखी हुई एक और किताब थमाता है, जिसका नाम था फ्रॉम द अर्थ टू द मून। शायद उनका अगला एडवेंचर इसी किताब से जुड़ा होने वाला है और ठीक यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।